Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Yasin, O and A-level physics teacher. You are currently watching my YouTube channel Physics with Amir Yasin. If you want to get free lectures, free notes and free past paper solutions, then subscribe to my channel and press bell icon to stay updated with latest content. In this lesson, we will discuss a resistor. Then we'll discuss properties of the parallel combination of the resistors. Then we'll discuss properties of the series combination of the resistors. Then we'll discuss potential divider. Then we'll discuss the difference between thermistor, light dependent resistor and diode. And at the end, we'll discuss power dissipation. So let's start. आज के लेसन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रेजिस्टर कहते किसे। रेजिस्टर की डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने, क्या मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ डिवाइस which is used to control the current passing through an electrical component is called a resistor। तो रेजिस्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की करंट को कंट्रोल करते हैं। क्या मतलब है, अगर आप ये चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से कंपैरेटिवली कम करंट पास करे तो आप कंपोनेंट के साथ सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट कर दोगे। अगर आप ये चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से कंपैरेटिवली ज्यादा करंट पास करे तो आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्ट कर दोगे। उम्मीद है कि आपने समझा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इलेक्ट्रिक सिंबल फॉर अ फिक्स रेजिस्टर। ये फिक्स रेजिस्टर का इलेक्ट्रिक सिंबल है। अब डायग्राम नंबर 1 में मेरी assumption है कि अब बल्ब इज कनेक्टेड टू द सेल, क्योंकि बल्ब को मैंने सेल के साथ कनेक्ट किया तो बल्ब में से करंट पास करेगी। अब अगर मैं ये चाहूं कि इस बल्ब में से कंपैरेटिवली कम करंट पास करे तो मैं रेजिस्टर को बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं रेजिस्टर को बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट करूंगा, जैसा कि मैंने डायग्राम नंबर 2 में शो किया हुआ है, तो बल्ब में से फिर कंपैरेटिवली कम करंट पास करेगी। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि बल्ब में से कंपैरेटिवली ज्यादा करंट पास करे तो फिर मैं बल्ब के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने डायग्राम नंबर 3 में शो किया हुआ है। तो फिर बल्ब में से कंपैरेटिवली ज्यादा करंट पास करेगी। तो रेजिस्टर के थ्रू मैं करंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता हूं, क्योंकि मैं रेजिस्टर के थ्रू करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं रेजिस्टर के थ्रू करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहा हूं। यही मैंने रेजिस्टर की डेफिनेशन लिखी हुई। अ डिवाइस which is used to control the current passing through an electrical component is called a resistor। उम्मीद है कि आपने समझ ली। अब मैंने आप लोगों के साथ पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स डिस्कस करना है, फिर आगे चलकर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स डिस्कस करता हूं। देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरी assumption है कि वी हैव 3 रेजिस्टर्स हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस। मैंने 3 रेजिस्टर्स कंसिडर किए। इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस मैंने डिफरेंट अज्यूम की। पहली बात जो कि आपने याद रखनी है वो ये है कि इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तभी मैंने इन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को R1, R2 और R3 लेबल किया हुआ है। अगर इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम होती तो मैंने R लेबल की होती। मैंने जब रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 लेबल किया हुआ है, इसका मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। फिर सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर आपके सामने। इन तीनों रेजिस्टर्स को पहले मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, फिर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने सेल के साथ कनेक्ट किया।
अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं आपको वन बाय वन प्रॉपर्टीज बताने लगूं। उम्मीद है कि आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होता है। अब अगर आप इस सर्किट डायग्राम को देखो तो ये तीनों रेजिस्टर्स एक तरह से सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स इंडिविजुअली सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इन तीनों रेजिस्टर्स का इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पहली बात, सारे के सारे रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और वो सेम वैल्यू ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अज्यूम करूं कि ईएमएफ ऑफ सेल 10 वोल्ट्स है, तो सोच सकते हो कि इनमें से किस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स होगा, किस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर्स सेल के साथ पैरेलल कनेक्टेड है, तो इन तीनों रजिस्टर्स का इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स होगा। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। इस चीज को मैंने एज फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्रीन पर शो किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी पैरेलल कॉम्बिनेशन की पढ़ो तो मैंने क्या लिखी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज द सेम एंड इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, या फिर सारे के सारे रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और वो सेम वैल्यू ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होती है। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद अब जो एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आपके सामने, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं करंट फाइंड करना चाहूं पासिंग थ्रू एनी रेजिस्टर तो फाइंड कर सकता हूं। करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन तीनों रेजिस्टर्स की पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, इन तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन क्योंकि इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट भी फिर डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। इस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस मैंने डिफरेंट अज्यूम की तो इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट डिफरेंट होगी। तो पहली बात जो कि इस एक्सप्रेशन से हमें पता लग रही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टर्स की करंट डिफरेंट होती। फिर दूसरी बात जो कि हमें इस एक्सप्रेशन से पता लग रही है कि उस रेजिस्टर की करंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखो तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगी उसकी करंट ज्यादा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी करंट कम। यही मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है। उम्मीद है कि सेकंड प्रॉपर्टी अब आपसे पढ़ी भी जाएगी और समझ भी आएगी। क्या मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि current passing through each resistor is different and magnitude of current passing through the resistor inversely depends upon the resistance of resistor। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। उम्मीद है कि अभी तक आपने ये समझ लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सारे के सारे रेजिस्टर्स का सेम होता है, करंट डिफरेंट होती। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टर्स की इंडिविजुअली करंट डिफरेंट होती है तो इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट देखो मैंने डिफरेंट लेबल की है। R1 की करंट I1, R2 की करंट I2, R3 की करंट I3। इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस, सॉरी, इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट मैंने डिफरेंट लेबल की। अब इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट डिफरेंट तो है, लेकिन अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट का सम लूं तो सोचो वो टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। इन तीनों रेजिस्टर्स की करंट का सम
टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल के इक्वल होगा। टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल पॉइंट ए पर आकर स्प्लिट हो रही है ना, टोटल करंट सोचो पॉइंट ए पर आकर स्प्लिट हो रही कि नहीं हो रही, इनटू I1 I2 एंड I3। तो इसका मतलब है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द सेल। यही थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि उम्मीद है कि स्क्रीन पर अब आपके सामने और आपसे पढ़ी जा रही है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी हुई है, अगर आप पढ़ो कि सम ऑफ करंट passing through all the resistors is equal to total current coming out of the cell। अब अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि सम ऑफ करंट ये पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द सेल। उम्मीद है कि आपने थर्ड प्रॉपर्टी समझी। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ये इन तीनों रजिस्टर्स के लिए 1 बाय 1 यूज करूं तो फर्स्ट रजिस्टर की करंट I1, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R1। सेकंड रजिस्टर की करंट I2, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R2। इसी तरीके से अगर मैं I इज इक्वल टू V और R एक्सप्रेशन को थर्ड रजिस्टर के लिए यूज करूं तो थर्ड रजिस्टर की करंट I3, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R3। तो मेरे पास अब I1, I2 और I3 की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को मैं 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा। नेक्स्ट पेज पर मैं I1, I2 और I3 की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर, तो I की जगह मैंने V बाय R पुट कर दिया, I1 की जगह V बाय R1, I2 की जगह V बाय R2 और I3 की जगह V बाय R3 पुट कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड से V कॉमन ले लूं तो फिर ब्रैकेट में ऐसे 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड से V कॉमन ले लूं तो फिर इक्वल टू के दोनों साइड से V कैंसिल हो जाएगा। तो फिर एट द एंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो उस तरीके से बचेगा जैसे मैंने ब्लू बॉक्स में लिखा। बिल्कुल एंड पर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, पहली बात ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक्सप्रेशन है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, आपको सारे के सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस पता हो, आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, सिंपली R1, R2 और R3 की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दोगे, आपके पास पहले रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर आप अपने आंसर को इन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। उम्मीद है आपने समझ ली। इफेक्टिव रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को बोलते हैं। तो अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो। ना सिर्फ आपने इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, इस एक्सप्रेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बल्कि इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन भी सिलेबस में। अगर एग्जामिनर आपको इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए कहता है तो आप इस स्टेप से स्टार्ट करोगे, ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करोगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट करोगे उस तरीके से जैसे मैंने पुट की, तो एट द एंड फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाए। तो ना सिर्फ आपने इस एक्सप्रेशन को याद रखना है बल्कि इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन भी सिलेबस में। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वर्डिंग में बता दूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कैसे, इस एक्सप्रेशन को वर्डिंग में बता के। एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था पिछले पेज पे कि अगर आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो। ये मैंने एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिया ना कि 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को वर्डिंग में रीड करो तो ऐसे रीड नहीं करोगे,
कि रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। यही मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocals of resistance of all the resistors। उम्मीद है कि आपने समझ ली। अब सोच सकते हो कि हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, हम क्यों रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं? ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए। याद आपने रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि आपको सर्किट में 5 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल रेजिस्टर्स थे सारे के सारे 10 ओम के थे। तो क्या करोगे कि दो 10 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 ओम बन जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। या फिर यूं भी याद रख सकते हो, ये बात आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त काम आएगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो ओवरऑल रेजिस्टेंस उतनी कम होती। इस चीज को मैं एज फिफ्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूं। पढ़ो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो स्क्रीन पर आपके सामने, सोचो समझ में आती जो मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई। क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है? कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बनती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनती है वो कॉम्बिनेशन की सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक 6 ओम और दूसरे 3 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करूं, दो रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 ओम। अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम बनेगी। मैं सर्किट डायग्राम बनाकर बता देता हूं, ये आपने याद नहीं रखना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि लेट्स से कि मैंने दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए ऐसे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने सेल के साथ कनेक्ट किया। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 ओम। अब अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम आएगी। तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम आई है ना, वो कॉम्बिनेशन की सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम है कि नहीं है? तो याद कर लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनती है वो कॉम्बिनेशन की सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती है। या फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम फॉर्म क्यों करते हैं। ऑलरेडी बता दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम फॉर्म करते हैं टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो उम्मीद है कि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज समझ ली। इन प्रॉपर्टीज से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूं फॉर कैलकुलेशन। अगर आपने खाली दो रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हो के लिए डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी हो, कैसे कर सकते हो बताने लगूं। तो मेरी असम्पशन है कि ओनली 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल and then their parallel combination is connected to the cell। जो स्क्रीन पर डायग्राम आपके सामने, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रही है। मैंने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को सेल के साथ कनेक्ट किया। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मैंने R1 अज्यूम कर ली, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मैंने R2 अज्यूम कर ली। ईएमएफ ऑफ सेल मैं V अज्यूम कर, टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल मैं I अज्यूम कर। अब ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी ना कि जितनी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से बाहर आती है, हमेशा उतनी करंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के अंदर फ्लो इन भी करती। तो सोच सकते हो कि इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में से क्या चीज सेम होगी, क्या चीज डिफरेंट होगी। इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी।
इन दोनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों रेजिस्टर्स का इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होगा, करंट डिफरेंट होगी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि R1 की करंट I1 जबकि R2 की करंट I2। अब अगर आपने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इस एक्सप्रेशन से फाइंड नहीं कर लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये एक्सप्रेशन बताया था ना कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली आगे लेकर चलूं, अगर मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर एलसीएम लूं तो डिनोमिनेटर में ऐसे R1 इंटू R2 आएगा और न्यूमिनेटर में R1 प्लस R2 आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर 1/R R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 के इक्वल होगा। फिर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करूं तो इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स इन्वर्ट होंगी, तो फिर एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा कि R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब R इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की, R की जगह मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख लिया। R1 इंटू R2 प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, जबकि R1 प्लस R2 सम ऑफ रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट मेथड है इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर ओनली टू रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर खाली दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड करनी हो, प्रोडक्ट ओवर सम से फाइंड कर सकते हो। क्या मतलब है कि आप दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लोगे, दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का सम लोगे, प्रोडक्ट को सम से डिवाइड कर दोगे, आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने कंसिडर की थी उसको मैं रिकंसिडर करूं। लेट्स से कि वी हैव टू रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द सेल, ऐसे जैसे मैंने डायग्राम में शो की। लेट्स से कि इनमें से एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 हो जबकि दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 हो, तो खाली दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब अगर आपने इन दोनों रेजिस्टर्स की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट ओवर सम से। कैसे कि आप इन दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। मैंने दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का सम लोगे, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 18, ऐड करोगे तो 9, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम आएगी कि नहीं आएगी? उम्मीद है कि आपने समझ ली। इसी तरीके से अब अगर आपने करंट फाइंड करनी है पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर डायरेक्टली, तो कैसे फाइंड करोगे बताने लगूं। मेरे assumption है कि टोटल करंट आई है कमिंग आउट ऑफ सेल, करंट पासिंग थ्रू R1 I1 है, करंट पासिंग थ्रू R2 I2 है। अब अगर मैं I1 और I2 के एक्सप्रेशंस फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड करूंगा? जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ये सारी की सारी डेरिवेशन सिलेबस में, तो उम्मीद है कि आप सारे इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह सुनोगे और समझोगे। मैं I इज इक्वल टू V ओवर R यूज करने लगूं 1 by 1 फॉर बोथ द रजिस्टर्स। अगर मैं I इज इक्वल टू V और R यूज करूं फॉर फर्स्ट रजिस्टर, तो फर्स्ट रजिस्टर की करंट I1, पोटेंशियल डिफरेंस V रेजिस्टेंस R1। इसी तरीके से इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 कह रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं I इज इक्वल टू V और R सेकंड रजिस्टर के लिए यूज करूं तो फिर एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा कि I2 इज इक्वल टू V और R2। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 2 कह रहा हूं। अब अगर मैं I इज इक्वल्स टू अगर मैं V इज इक्वल्स टू IR इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए यूज करूं, इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल वोल्टेज लेट से V है, ईएमएफ ऑफ सेल अगर मैं V एज्यूम करूं तो टोटल वोल्टेज V बनेगी, टोटल करंट I है और टोटल रेजिस्टेंस R1
इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 बनेगी नहीं बनेगी? तो अब ये जो मेरे पास V की वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू, ये पहले मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, फिर एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 को सोचो रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है कि I1 इज इक्वल्स टू 1/R1 इंटू वी। एक्सप्रेशन नंबर 1 को रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब इस v की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करने लगूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ब्लू बॉक्स, सॉरी रेड बॉक्स के अंदर पुट कर रहा हूं 1/R1 और ये v की जगह ये उसकी वैल्यू पुट करने लगूं R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई। ये रेड बॉक्स के अंदर मैंने v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा। अब सोच सकते हो कि क्या चीज किससे कैंसिल होगी? ये R1 इस R1 से कैंसिल हो जाएगी मुझे। तो फिर जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा वो उस तरीके से बचेगा जैसे मैं लिखने जा कि I1 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई। तो फिर मैंने I1 का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया। इसी तरीके से सोचो कि अगर ये v की वैल्यू, ये वैल्यू मैं इधर एक्सप्रेशन नंबर 2 में v की जगह पुट करता तो फिर I2 का एक्सप्रेशन वैसे ना बनता जैसे मैं लिख रहा हूं R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई। तो बिल्कुल एंड पर जो दोनों मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस की ना सिर्फ डेरिवेशन सिलेबस में बल्कि इन एक्सप्रेशंस को आपने याद भी रखना। डेरिवेशन भी सिलेबस में, एग्जामिनर आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए कह सकता है और आपने इन एक्सप्रेशंस को भी याद, इन एक्सप्रेशंस को याद भी रखना है। अगर आप गौर करो तो ये दोनों एक्सप्रेशंस रेशियो मेथड है। अगर खाली दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, आपको दोनों रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस पता हो, टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल पता हो, तो हर एक रजिस्टर की करंट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इन एक्सप्रेशंस। सोचो ये रेशियो मेथड है कि नहीं है? अगर आपको दोनों रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस पता हो, टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल पता हो, तो हर एक रजिस्टर की करंट आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे नहीं कर लोगे? मिसाल के तौर पर मैं सर्किट डायग्राम बनाकर दे रहा हूं। यस, लेट्स से कि ओनली टू resistors are connected in parallel and then their parallel combination is connected to the cell। ऐसे मैं इजी वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूं। लेट्स से कि एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम, दूसरे रजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 ओम। लेट्स से कि टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल इज इक्वल टू 9 एम्पेयर। मैंने टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल बता दी, दोनों रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस बता दी। अगर आपने इन दोनों रजिस्टर्स की करंट फाइंड करनी हो, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। सोचो अगर आपने इन दोनों रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड करनी हो तो ब्लू बॉक्स में जो मैंने दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए, इन एक्सप्रेशंस में सिंपली वैल्यूज पुट करके इन दोनों रजिस्टर्स की करंट डायरेक्टली फाइंड की जा सकती, नहीं की जा सकती? फॉर एग्जाम्पल 6 ओम को मैं R1 अज्यूम कर रहा हूं, 3 ओम को मैं R2 अज्यूम कर रहा हूं। लेट्स से कि करंट पासिंग थ्रू R1 इज I1, करंट पासिंग थ्रू R2 इज I2। तो अब अगर मैं इन एक्सप्रेशन से I1 और I2 की वैल्यूज फाइंड करूं तो I1 की वैल्यू ऐसे फाइंड करूंगा ना, 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इंटू 9। तो ये फिर मुझे बताओ कि 3 एम्पेयर आएगी कि नहीं आएगी? इसी तरीके से I2 की वैल्यू मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं। I2 की वैल्यू के लिए देखो
R1 6 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई, टोटल करंट 9 है। फिर ये 6 एम्पेयर बनेगी, नहीं बनेगी? उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि इस रेशियो मेथड को अगर आपने यूज करना हो कैसे यूज करोगे। तो जिस पैटर्न पर मैंने आप लोगों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, अब उसी पैटर्न पर सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगूं। जो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की वो स्क्रीन पर अब आपके सामने एक जगह पर मैंने लिख दी। अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक जगह पर मैंने लिख दी हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करने लगूं। अगेन मेरी जम्पशन है कि इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। मैंने 3 रेजिस्टर्स कंसिडर की। इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस देखो मैंने क्या लेबल की हुई है, R1, R2 एंड R3। इसका मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। सबसे पहले जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आता है कि इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने सेल के साथ कनेक्ट किया। ईएमएफ ऑफ सेल मैंने V अज्यूम की, टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल मैंने I अज्यूम की। सोचो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायग्राम आपके सामने, करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है कि नहीं? क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, तो जितनी भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से बाहर आएगी सारी की सारी करंट ना सिर्फ R1 में से पास करेगी बल्कि R2 में से पास करेगी, R3 में से भी पास करेगी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टर्स की करंट सेम होती है और वो सेम वैल्यू टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल के इक्वल होती है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज द सेम एंड इज इक्वल टू टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द सेल। यही मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि करंट पासिंग थ्रू all the resistors is the same and is equal to total current coming out of the cell। क्या मतलब है कि अगर सेल से 5 एम्पेयर करंट बाहर आ रही है तो सारे के सारे रेजिस्टर्स की करंट भी 5 एम्पेयर ही होगी। R1 की करंट भी 5 एम्पेयर, R2 की करंट भी 5 एम्पेयर, R3 की करंट भी 5 एम्पेयर। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। उसके बाद अगर इस एक्सप्रेशन को V इज इक्वल टू आई आर को मैं इन तीनों रेजिस्टर्स के लिए वन बाय वन यूज कर लेता हूं, लेकिन उम्मीद है कि इससे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर सोचो, क्योंकि करंट इन तीनों रेजिस्टर्स की सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिमूव करोगे इक्वलिटी रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन से नहीं पता लग रहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस रेजिस्टर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है कि अगर इन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। अगर रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो क्योंकि मैंने इन तीनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट अज्यूम की, इन तीनों रेजिस्टर्स की मैंने इंडिविजुअली रेजिस्टेंस डिफरेंट अज्यूम किया, तो इन तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस फिर डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? पहली बात जो कि एक्सप्रेशन से हमें पता लग रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टर्स की डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है तो किसी रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, किसी का कम। किसका ज्यादा होगा किसका कम, ये भी इसी एक्सप्रेशन से पता लग रहा है। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम। यही मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है। उम्मीद है कि आपसे पढ़ी भी जा रही है समझ भी आ रही।
क्या मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। उम्मीद है कि आपने समझ ली। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रजिस्टर्स की करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। फिर मैंने इन तीनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस देखो डिफरेंट लेबल किए। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3। इन तीनों रजिस्टर्स का इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इन तीनों रजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस का सम लो तो वो ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? ईएमएफ ऑफ सेल इन तीनों रजिस्टर्स में स्प्लिट हो रही होगी ना एज R1, R2 एंड R3। सॉरी, ईएमएफ ऑफ सेल इन तीनों रजिस्टर्स में स्प्लिट हो रही होगी एज V1, V2 एंड V3। तो फिर मैं कह सकता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन sum of potential difference across all the resistors is equal to the EMF of the cell। यही मैंने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी हुई है स्क्रीन पर आपके सामने। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने ये लिखी हुई है ना कि sum of potential difference across all the resistors is equal to the EMF of the cell। अब अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना, V is equals to V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इन तीनों रजिस्टर्स के लिए 1/1 यूज करूं, फर्स्ट रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V1, फर्स्ट रजिस्टर की करंट I, रेजिस्टेंस R1। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सेकंड रजिस्टर के लिए फिर यूज करूं तो सेकंड रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V2 अज्यूम किया हुआ है, करंट I, रेजिस्टेंस R2। फिर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थर्ड रजिस्टर के लिए यूज करूं तो फिर V3 I R3 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? उम्मीद है कि आपने समझ लिया। तो मेरे पास फिर V1, V2 और V3 की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर दी। V की जगह देखो I इंटू R मैंने लिख दिया, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। फिर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में I कॉमन लूं तो ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो फिर I से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो जो बिल्कुल एंड पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक्सप्रेशन है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो। तो ना सिर्फ आपने इस एक्सप्रेशन को याद रखना है बल्कि इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन भी सिलेबस में। अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो सिंपली सारे के सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को ऐड कर लोगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद जिस तरीके से मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बताया था कि हम रजिस्टर्स को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बता रहा हूं कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू इंक्रीज ओवरऑल रेजिस्टेंस। याद आपने रखना है कि सीरीज में कनेक्ट करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। इस चीज को मैंने एज फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी पहले फोर्थ प्रॉपर्टी, उम्मीद है कि आपको समझ में आती है। ये इस एक्सप्रेशन को अगर मैं वर्डिंग में लिख दूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी नहीं बन जाएगी? ये मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको वर्डिंग में रीड करूं तो ऐसे रीड करूंगा ना कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। उम्मीद है कि आपको फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। उसके बाद जो मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आती होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी हुई है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन से
जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनती है वो कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए अगर मैं वैल्यूज कंसिडर करूं ऐसे, लेट्स से कि these three resistors are connected in series and then their series combination is connected to the cell. Let's say कि इस resistor की resistance 2 ohm, इसकी 4 ohm और इसकी 6 ohm, तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो इन तीनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फिर 12 ओम बनेगी नहीं बनेगी? सिंपली मैंने इन तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बताओ कि जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है कि नहीं है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश की कि व्हाई डू वी फॉर्म सीरीज कॉम्बिनेशन। हम रेजिस्टर्स को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। फिर जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट मेथड बताया था कैलकुलेशन करने के लिए, इसी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का भी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी जो डायरेक्ट मेथड बताया था वो आप खाली दो रेजिस्टर्स के लिए यूज कर सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी जो मैं डायरेक्ट मेथड बताने लगा हूं वो भी आप खाली दो रेजिस्टर्स के लिए यूज कर सकते हो। तो मेरी assumption है कि टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। उम्मीद है कि आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ रही है, नजर आ रही है। Two resistors are connected in series and then their series combination is connected to the cell. EMF of cell मैंने V assume कर ली, total current coming out of cell मैंने I assume कर ली। उम्मीद है कि आपने समझ ली। आप सोच सकते हो कि इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में से क्या चीज सेम होगी, क्या चीज डिफरेंट होगी। करंट इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। इसीलिए इन दोनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैं डिफरेंट अज्यूम कर रहा हूं। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मैं V1 अज्यूम कर रहा हूं, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस मैं V2 अज्यूम कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपने समझ ली। अब अगर मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो ऐसे फाइंड कर लूंगा ना, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर लें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाती है। अब अगर मैं V इज इक्वल्स टू IR इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए यूज करूं 1 बाय 1, तो पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 अज्यूम किया, करंट I रेजिस्टेंस R1, इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 कह रहा हूं। दूसरे रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V2 अज्यूम किया, करंट I रेजिस्टेंस R2। तो V इज इक्वल टू IR मैंने इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए 1 बाय 1 यूज कर लिया। अब अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए V इज इक्वल टू IR यूज करूं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल वोल्टेज V, इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल करंट I और इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल है कि नहीं। अब अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाऊं तो I फिर V ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। तो मेरे पास I की वैल्यू आ गई, टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पहले मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 में यहां पर I की जगह पुट करूंगा, फिर एक्सप्रेशन नंबर 2 में यहां पर I की जगह पुट करूंगा। तो ताकि आपको बेहतर समझ में आए, टोटल करंट की वैल्यू मैं ब्लू बॉक्स के अंदर पुट करूं, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 में I की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये I की वैल्यू मैंने यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूं तो एक्सप्रेशन वैसे बनेगा जैसे मैंने लिखा कि V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। इसी तरीके से सोचो, अगर मैं I की वैल्यू यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 2 में पुट करता तो फिर V2 का एक्सप्रेशन वैसे बनता ना जैसे मैंने लिखा। उम्मीद है कि आपने समझ ली। तो
आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस की डेरिवेशन भी याद रखनी है और इन एक्सप्रेशंस को भी आपने याद रखना है। इन एक्सप्रेशंस को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। अगेन अगर आप सोचो तो ये रेशियो मेथड है। अगर खाली दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, आपको दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस पता हो, ईएमएफ ऑफ सेल पता हो, तो हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है कि आपने समझ लिया और उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि इन एक्सप्रेशंस को आप खाली तब यूज कर सकते हो जब दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पर एक मैं एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूं। लेट्स से कि वी हैव टू रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस। ठीक है, एक रेजिस्टर R1, उसकी रेजिस्टेंस लेट्स से कि 6 ओम, दूसरा रेजिस्टर R2, लेट्स से उसकी रेजिस्टेंस 3 ओम और ईएमएफ ऑफ सेल लेट्स से के 9 वोल्ट के इक्वल। अब अगर आपने इन दोनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली फाइंड करना हो रेशियो मेथड से, ये जो एक्सप्रेशंस दोनों लिखे में कैसे फाइंड करोगे? R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 अज्यूम कर लिया, तो V1 के लिए R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू 6 वोल्ट। इसी तरीके से अगर मैं R2 का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लूं, R2 के पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V2 अज्यूम किया, तो V2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V, तो ये 3 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? मैंने इजी वैल्यूज कंसिडर की ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर खाली दो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो, ईएमएफ ऑफ सेल गिवन हो, तो आप हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। अब बताने लगूं, पहले जो मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज सीरीज कॉम्बिनेशन की आपको बताई ना, वो मैंने एक साथ पेज पर लिख दी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसी तरीके से वन बाय वन एक्सप्लेन की थी कि नहीं की थी? अगेन आपने इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है, इन प्रॉपर्टीज से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिवाइडर किसे कहते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर की डेफिनेशन अगले पेज पर लिखी हुई है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर एक तरह से ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अभी जो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट मेथड बताया, अगर खाली दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो और सीरीज कॉम्बिनेशन फिर सेल के साथ कनेक्टेड हो, आपने हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली फाइंड करना हो। ये जो मैंने मेथड आपके साथ डिस्कस किया, तो इसका मतलब है कि एक तरह से मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पोटेंशियल डिवाइडर डिस्कस कर लिया। पोटेंशियल डिवाइडर की डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने, अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, नाम से जाहिर है पोटेंशियल डिवाइडर is an arrangement used to divide or split total EMF of cell into two smaller values. अगर आप EMF of cell को या सेल की टोटल वोल्टेज को दो स्मॉलर वैल्यूज में स्प्लिट कर लेते हो, तो ऐसी अरेंजमेंट को वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। Potential divider consists of two resistors which are connected in series and then their series combination is connected to the cell. उम्मीद है कि आपको पोटेंशियल डिवाइडर की अरेंजमेंट समझ में आ गई। ये मैंने पोटेंशियल डिवाइडर की अरेंजमेंट शो की भी। पोटेंशियल डिवाइडर में दो रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया होता है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने सेल के साथ कनेक्ट किया होता है। लेट्स से कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज V2। बताओ कि V1 और V2 की वैल्यूज इंडिविजुअली, V1 और V2 दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली V से कम होंगी कि नहीं होंगी? तो फिर इस अरेंजमेंट के थ्रू मैंने ईएमएफ ऑफ सेल को या फिर टोटल वोल्टेज ऑफ सेल को दो स्मॉलर वैल्यूज में डिवाइड कर लिया कि नहीं कर लिया?
क्योंकि इस अरेंजमेंट के थ्रू हमने टोटल वोल्टेज ऑफ सेल को दो स्मॉलर वैल्यूज में डिवाइड कर लिया। इस वजह से इस अरेंजमेंट को आप वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर बोलोगे। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आपने V1 और V2 की वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड करनी हो तो इन एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो। V1 R1 डिवाइड बाय R2 इंटू V के इक्वल होगा, जबकि V2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V के इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मिस्टर किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर में क्या फर्क है। नाम से जाहिर है, ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती हो, ऐसे रजिस्टर को फिक्स रजिस्टर बोलते हैं। ये फिक्स रजिस्टर का इलेक्ट्रिक सिंबल। ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हो, ऐसे रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल। उसके बाद थर्मिस्टर की डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके सामने। क्या डेफिनेशन मैंने थर्मिस्टर की लिखी हुई है? अ रेजिस्टर whose resistance inversely depends upon the temperature is called heat dependent resistor। heat dependent resistor को थर्मिस्टर भी बोलते हैं। ये मैंने लिखा। थर्मिस्टर का दूसरा नाम हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर भी है, और हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर को शॉर्ट करके HDR लिखते हैं। तो नाम से जाहिर है थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हीट या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है। क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर मिनिमम होगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, या फिर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। यही मैंने ग्राफ के थ्रू शो किया। ये थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही। फिर आपने थर्मिस्टर के इलेक्ट्रिक सिंबल को भी याद रखना है। ये थर्मिस्टर का इलेक्ट्रिक सिंबल। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर किसे कहते हैं। नाम से जाहिर है, ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती हो, ऐसे रेजिस्टर को लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बोलते हैं। और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को शॉर्ट करके LDR लिखते हैं। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की एब्रीविएशन है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लाइट इंटेंसिटी पर इनवर्सली डिपेंड करती है। अ रेजिस्टर whose resistance inversely depends upon light intensity is called a light dependent resistor। क्या मतलब है कि जब लाइट इंटेंसिटी मिनिमम होती है तो LDR की रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, जब लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है LDR की रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, या फिर लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं LDR के लिए भी रेजिस्टेंस वर्सेस लाइट इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ वैसे बनेगा नहीं बनेगा जैसे मैंने स्क्रीन पर शो किया हुआ है। क्या शो किया हुआ है कि लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। ये LDR का इलेक्ट्रिक सिंबल है। आपने LDR के इलेक्ट्रिक सिंबल को याद रखना है। ऐसे सर्कल भी सिंबल में हम शो कर सकते हैं, और अगर सर्कल ना भी शो करो तो ऐसे भी LDR के इलेक्ट्रिक सिंबल को शो किया जा सकता है, दोनों तरीकों से LDR के इलेक्ट्रिक सिंबल को शो किया जा सकता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जितने भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर बल्ब, रजिस्टर या कोई भी कंपोनेंट को, किसी भी कंपोनेंट को, कन्वेंशनल कंपोनेंट्स की बात करूं, किसी भी कंपोनेंट को आप सेल के साथ जैसे मर्जी कनेक्ट करो, कंपोनेंट में से करंट पास करती। मिसाल के तौर पर मैं इसी पेज पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये रजिस्टर का सिंबल है, फिक्स रजिस्टर का सिंबल है। अब सोच सकते हो कि इन दोनों डायग्राम्स में क्या फर्क है जो मैं बना रहा हूं।
दोनों डायग्राम्स में मैं सेम रजिस्टर को सेम सेल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फर्क ये है कि मैंने सेल के टर्मिनल्स रिवर्स कर दी। पहले देखो रजिस्टर को जिस तरह मैंने सेल के साथ कनेक्ट किया था, सेकंड डायग्राम में मैंने सेल के टर्मिनल्स रिवर्स कर दिए कि नहीं कर दिए? सोच सकते हो कि किस डायग्राम में रजिस्टर में से करंट पास करेगी, किस डायग्राम में रजिस्टर में से करंट पास नहीं करेगी। दोनों सूरतों में रजिस्टर में से करंट पास करेगी ना। करंट को जब भी हम लेबल करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो दोनों सूरतों में मैंने करंट को डायग्राम में लेबल कर दिया। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। तो जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको सेल के साथ जैसे मर्जी कनेक्ट करो, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में से करंट पास करती है। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, वो करंट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इन ऑल द डायरेक्शंस। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स करंट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इन ऑल द डायरेक्शंस, लेकिन डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि करंट को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो मैंने डायोड की यही डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? अगर आप पढ़ो मेरे साथ, अ डिवाइस which allows the current to pass through it in one direction only is called a diode। पहली बात। दूसरी बात, ये डायोड का इलेक्ट्रिक सिंबल, जब भी आप डायोड को डायग्राम में शो करोगे वैसे शो करोगे जैसे मैंने स्क्रीन पर आपके सामने सिंबल शो किया हुआ है। अब अगर मैं सिंबल को इधर बना लूं दोबारा से, तो डायोड के इलेक्ट्रिक सिंबल में एक ट्राइंगल होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो ट्राइंगल होती है डायोड के इलेक्ट्रिक सिंबल में, ये डायोड के पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डायोड के एन टाइप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि डायोड की दो साइड्स होती हैं, एक साइड को पी टाइप, दूसरी साइड को एन टाइप बोलते हैं। अब अगर आप डायोड को उस तरीके से सेल के साथ कनेक्ट करो जैसे मैंने डायग्राम नंबर 1 में शो किया है, तो डायोड करंट को अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट। लेकिन अगर आप डायोड को सेल के साथ उस तरीके से कनेक्ट करो जैसे मैंने डायग्राम नंबर 2 में शो किया है, तो डायोड करंट को अलाउ नहीं करेगा टू पास थ्रू इट। सोच सकते हो कि दोनों सूरतों में मैंने डायोड को सेल के साथ कैसे कनेक्ट किया, या फिर दोनों सूरतों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डायग्राम में मैंने डायोड के पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट किया, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट किया। तो याद कर लो कि जब हम डायोड के पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डायोड में से करंट पास करती है। जब डायोड में से करंट पास करती हो तो हम कहते हैं कि डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। लेकिन अगर हम डायोड के पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट कर दें जैसे मैंने डायग्राम नंबर 2 में शो किया, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ कनेक्ट कर दें, तो फिर डायोड में से करंट पास नहीं करती। जब डायोड में से करंट पास ना करती हो तो हम कहते हैं कि डायोड इज रिवर्स बाइस्ड। तो फिर कह सकते हैं कि डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि करंट को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि अगर करंट ऐसे पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करे, अगर डायोड में से करंट ट्राइंगल से आगे जाने की कोशिश करे तो डायोड करंट को आगे जाने देता है। लेकिन अगर करंट ऐसे एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करे, अगर करंट एन टू पी जाने की कोशिश करे, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट से लाइन से ट्राइंगल की तरफ जाने की कोशिश करे, फिर डायोड करंट को पास करने नहीं देता। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि डायोड में से करंट कब पास करती है, कब पास नहीं करती। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पावर डिसिपेशन कहते किसे। पावर डिसिपेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने पावर डिसिपेशन की 3 डेफिनेशंस लिखी। तीनों डेफिनेशंस एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
आप किसी एक तरीके से पावर डिसिपेशन को डिफाइन कर सकते हो। क्या मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द चार्जेस व्हाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन, या फिर दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्जेस इन यूनिट टाइम while passing through conductor is called power dissipation, या फिर जो मैंने तीसरी डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्जेस इन 1 सेकेंड while passing through the electrical component is called power dissipation। सोचो ये तीनों डेफिनेशंस एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें कि नहीं करें। इलेक्ट्रिकल पावर के फिर हमने 3 एक्सप्रेशंस पढ़े थे ओ लेवल्स में, आपने इन तीनों एक्सप्रेशंस को याद रखना है। इन तीनों एक्सप्रेशन से आप इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस में P पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर को, V पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। ये तीनों एक्सप्रेशंस मैंने ऐसे लिखे हैं, V इंटू आई या फिर I स्क्वेयर इंटू आर या फिर V स्क्वेयर ओवर आर। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको क्या वैल्यूज दी हुई है। अगर एग्जामिनर ने आपको V और I की वैल्यूज दी हुई है तो आप इस पहले एक्सप्रेशन को यूज करोगे पावर डिसिपेशन फाइंड करने के लिए। अगर एग्जामिनर ने I और R की वैल्यूज दी हुई है तो दूसरे एक्सप्रेशन को यूज करोगे। अगर एग्जामिनर ने V और R की वैल्यूज दी हुई है तो फिर आप तीसरे एक्सप्रेशन को यूज करोगे। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। Now, if you want to further practice topical worksheets of this topic, if you want to get detailed notes of this topic, then go to my website, that is www.physicswithamiryasin.com. There you will find free learning resources. Click on free learning resources, then click on IGCSE O levels, AS or A2. There you will find notes for all the chapters, all the topics. You will find topical worksheets of all the chapters, all the topics. You will find past papers and you will find syllabus and much more. Practice these things, you will easily get A and A star grade.